अस्सलाम वालेकुम। ENG 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। मेरे पास ये वीयू टॉपर की अपडेटेड फ़ाइल है, अभी उन्होंने अपडेट करके ग्रुप्स में सेंड की है। तो ये फ़ाइल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर इस फ़ाइल को करके जाना है। और हम इस फ़ाइल को अपडेट भी करेंगे और साथ-साथ हर MCQ को वेरीफ़ाई भी करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक हमारे पास ग्रुप है रिलेटेड वर्ड्स का जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है। मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम करने वाला हो, जिसको हम उर्दू में फाइल बोलते हैं, और उसके अंदर वर्ब भी है। मीन्स एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना, वो वर्ब्स कहलाते हैं। लाइक उर्दू में इसको फेल बोलते हैं, किसी काम के करने होने को फेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है जिसमें ये दोनों चीज़ें हों, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉज। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें हम, ये देखें, ये इसका राइट आंसर है हमारे पास क्लॉज। ये आपके पास इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर इसकी इंडिपेंडेंट की एग्जांपल हम देखें, जैसे शी स्टडीज एवरी डे, इसमें हमें कंप्लीट समझ में आ गई है कि शी स्टडीज एवरी डे। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास हुआ शी, और वर्ब क्या है स्टडीज। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, जो मजीद क्लैरिफिकेशन की इसको ज़रूरत पड़ रही हो, किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे इस सेंटेंस से आप समझे, बिकॉज शी स्टडीज एवरी डे, क्योंकि वो हर रोज़ाना पढ़ती है। इसे में इनकम्प्लीट थाट है, हमें मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आ रही। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट होगा और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, ये क्लॉज की थोड़ी सी हमने डिस्क्रिप्शन भी देख ली कि अगर आपका इससे रिलेवेंट कोई और MCQ आ जाए तो। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है, अमेरिका हैज़ बीन कॉल्ड द एफ्लुएंट सोसाइटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब एफ्लुएंट का मतलब ये है कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो और खुशहाल हो, एफ्लुएंट उसको बोल लें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, या डिवाइडेंट का मतलब एफ्लुएंट मतलब डिवाइडेंट है, जेनरस है, प्रॉस्पेरस है, या मिडिल क्लास है। तो ये प्रॉस्पेरस है इसका करेक्ट आंसर। बाकी MCQs को भी, बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हैं वो किस तरह से हैं। देखिए, करेक्ट आंसर है ये प्रॉस्पेरस। द वर्ड एफ्लुएंट रेफर्स टू द बीइंग वेल्थी एंड हैविंग द लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब एफ्लुएंट की आपको समझ आ गई। अमेरिका को क्यों कह रहे हैं एफ्लुएंट सोसाइटी, बिकॉज हैज़ अ अबंडेंस ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी विच इंडिकेट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इस वजह से उसको एफ्लुएंट बोल रहे हैं। और बाकी जो ऑप्शन है, डिवाइडेड का मतलब कि स्प्लिट हो जाना या नॉट रिलेटेड टू द वेल्थ, इसका दौलत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जेनरस का मतलब रेफर्स टू द काइंडनेस गिविंग, नॉट डायरेक्टली अबाउट द वेल्थ। और मिडिल क्लास द रेफर्स टू द सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, नॉट द वेल्थ इन द जनरल। तो ये जो US को 20 सेंचुरी के मिड में ना एफ्लुएंट कहा गया। ठीक है, क्यों क्यों रीज़न उसकी यही है कि कंज्यूमर गुड्स एंड विस्पर्ड प्रॉस्पर्टी की वजह से। सो आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया। आई होप ये आपको याद रहेगा MCQ। नेक्स्ट वन है, द इंजर्ड बॉय मस्ट रिसीव द मेडिकल अटेंशन एट वंस डैश ही विल डाई। जो इंजर्ड बॉय है, जख्मी मतलब लड़का है, मस्ट रिसीव मेडिकल अटेंशन, उसको ज़रूरत है एट वंस, उसी वक्त, डैश ही विल डाई, तो या फिर वो मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, और का ग्रामरली हम यहाँ पे और फिट करेंगे। मजीद हम देखते हैं कि बाकी MCQs को हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते। ओके, अब देखिए इसके डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है, द सेंटेंस प्रेजेंट्स द टू पॉसिबिलिटीज, आइदर द इंजर्ड बॉय रिसीव्स द मेडिकल अटेंशन और ही विल डाई। दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है। तो यहाँ पे इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में, और जो है ना वो आपके पास बेस्ट आंसर है। इफ़ अगर हम करेंगे तो दिस सेट्स अ कंडीशन, इफ़ ही रिसीव्स द केयर ही विल सर्विस। इफ़ अगर स्टार्ट में होता तो हम यू लगाते, और बट भी नहीं आ सकता और नॉर भी नहीं आ सकता, क्योंकि नॉर होता है दिस इज यूज टू द नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट कॉल, नॉट ही विजिट। तो ये एग्जाम्पल से अब आपको ये सारी समझ आ गई होगी। इस तरह के MCQs भी आपके आएंगे। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंट्रैक्शन फॉर द विल नॉट। विल नॉट की जो करेक्ट कंट्रैक्शन है वो है वुड नॉट। ठीक है, ये वुड नॉट इसका करेक्ट आंसर है। मजीद हम देखेंगे इसको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरा स्टार्ट है, मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वुड नॉट, जो कि ए है हमारे पास। रीज़न देख लें कि द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द विल नॉट वुड नॉट, बिकॉज इट इज़ इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। इंस्टेड ऑफ द विल नॉट द वर्ड हैज़ इवोल्व इनटू द वुड नॉट इन इंग्लिश फॉर सिंप्लिसिटी एंड कॉमन यूजेज। सिंप्लिसिटी और कॉमन यूजेज के लिए ना हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं विल नॉट को वुड नॉट के अंदर। और बाकी विल नॉट इस तरीके से भी, ये भी इनकरेक्ट है। विल नॉट ये भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। और इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो ए है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन माई बैक गार्डन डैश मैनी हर्ब्स।
तो यहाँ पे जो ग्रामरली ग्रीव आएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, ग्रो लगेगी, ग्रोस, या फिर ग्रोन लगेगा। देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एस और ई एस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए जो अगर हमारे पास ही, शी, इट और सिंगल सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ या तो एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। अब फर्दर हमने ये डिसाइड करना होता है कि एस कहाँ लगना है, ई एस कहाँ लगना है। जहाँ वर्ब्स हो ना, यहाँ पे तो वैसे ग्रो आना है, ये तो सीधी सीधी सी बात है, लेकिन मैं इससे इरेलेवेंट भी चीज़ें बता रही हूँ अगर एमसीक्यूज आ जाए तो। देखिए अगर वर्ब जो आपके पास है उसके लास्ट में जो लेटर्स होते हैं, सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो, जैसे वॉच होता है डब्ल्यू ए टी सी एच, लास्ट में सी एच है, और लेकिन हमने पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, ही, शी, इट या सिंगल नेम है, और वर्ब के लास्ट में जो लेटर्स हैं वो सी एच, एस एच, ओ या एक्स हैं, तो हम उसके साथ ई एस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम एस का यूज़ करेंगे। बट हमारे पास आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ ना तो हम एस लगाएंगे ना हम ई एस लगाएंगे। ये तो आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से ये बात सुन लें और इसको एब्जॉर्ब कर लें। और यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो ग्रो है इस सेंटेंस के हिसाब से। इन माई बैक गार्डन ग्रो मैनी हर्ब्स। अब इसकी हम लॉजिक भी देख लेते हैं क्यों। मुझे याद है जब मैंने ये पेपर दिया था ना, तब मैंने अपनी जो 9th-10th की ग्रामर की बुक्स होती हैं वो भी मैं पढ़ के गई थी। मुझे ये तब ये नहीं पता होता था कि फाइल्स भी करनी होती हैं या यूट्यूब पे भी इसका कंटेंट है, क्योंकि स्टार्ट था, बिल्कुल पता नहीं था कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ग्रो। द सब्जेक्ट सेंटेंस मैनी हर्ब्स इज प्लूरल, सो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। तो क्योंकि मैनी हर्ब्स प्लूरल है इसलिए ना तो हम एस लगा रहे हैं ना ही हम ई एस लगा रहे हैं, और फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं ग्रो की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। A dash must agree in the number with the word it refers to the pronoun। एक मिनट, इसको हम सर्च करेंगे। वैसे देखिए नाउन होता है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज हो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ये दो चीज़ें आप क्लियर कर लें, बाकी हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन क्यों यूज हो रहा है। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री द नंबर विद द वर्ड इट रेफर्स टू। देखिए इसका मतलब ये है, if the antecedent is singular, the pronoun must be singular. If the plural, the pronoun must be plural. This ensures the grammatical consistency in the sentence. For example, आप देखें singular कैसे होगा, the boy forget his dog, his bag, sorry. प्लूरल इसका क्या होगा, the students forget their books। मतलब यहाँ पे बॉय सिंगल है तो यहाँ पे वो हिज लग रहा है, और यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्लूरल है तो यहाँ पे देयर लग रहा है। ठीक है, प्रोनाउन भी वो भी प्लूरल होगा। इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रोनाउन मस्ट एग्री द नंबर विद द वर्ड इट रेफर्स टू। उसकी काउंटिंग से उसने ज़रूर उसका लेना देना है। गुड राइटर्स डैश सब्जेक्ट वर्ब द डिस्क्रिपेंसीज। तो गुड राइटर्स अवॉइड करते हैं डिस्क्रिपेंसीज को। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्ड डिस्क्रिपेंसीज हैं क्या, हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, और देखते भी हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। मैं अलग से भी सर्च कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा आपके सामने करूँ ताकि डिस्क्रिप्शन भी आप साथ साथ देखते जाएं। मैं फर्स्ट रिस्पॉन्स पे फोकस कर रही हूँ। देखिए ये बी इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए किसको, इसको डिस्क्रिपेंसीज को। अ गुड राइटर अवॉइड द सब्जेक्ट वर्ब डिस्क्रिपेंसीज टू इंश्योर देयर सेंटेंस एज अ ग्रामरली करेक्ट और क्लियर। वो इंश्योर करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामरली तौर पर बिल्कुल करेक्ट हो और क्लियर हो। लेकिन यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन रह गया कि हमें पता नहीं चल रहा कि ये सब्जेक्ट वर्ब डिस्क्रिपेंसीज है क्या। इसको हम सर्च करते हैं कि ये क्या है। ओके, देखो सब्जेक्ट वर्ब डिस्क्रिपेंसीज अकर होती है जब सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस डज नॉट एग्री इन द नंबर विद द वर्ब। जो सब्जेक्ट हो ना वो वर्ब, मतलब ये जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे कि अगर सिंगुलर हो तो यहाँ पे भी सिंगुलर हो, यहाँ पे प्लूरल हो तो यहाँ पे प्लूरल हो, अगर ये एक दूसरे से सेटिस्फाई ना करे हो तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट और वर्ब आपस में क्या हो गई है, उसकी डिस्क्रिपेंसीज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है, टाइम मिले तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट वन देखिए, आई लुक्ड दिस वर्ड डैश इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे आई लुक्ड दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी। अप आएगा, ऑन नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, लेकिन रीजन देखते हैं क्यों नहीं आएंगे, बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। इस तरीके से आपको टाइम तो बहुत लगेगा, आपने इस फाइल को खुद भी मजीद वेरीफाई करना है।
देखिए अप है इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट phrase is look up when the referring to the searching for the something in the dictionary। जब डिक्शनरी के अंदर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो हम यही वाला यूज़ करेंगे, लुक अप का वर्ड यूज़ करेंगे रेफरेंस बुक और ऑनलाइन, या ऑनलाइन भी अगर हम सर्च कर रहे हो तो। तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। डज नॉट फिट इन द कॉन्टेक्स्ट, ये फिट ही नहीं होता। लुक ओवर द मीन्स टू रिव्यू द एग्जामिन द समथिंग ब्रीफली, एंड फ्रॉम का मतलब यही होता है कि डज नॉट मैच द इंटेंडेड एक्शन ऑफ द सर्चिंग। सर्चिंग में ये फ्रॉम मैच ही नहीं हो रहा, यहाँ पे वैलिड नहीं है। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है a dash is a series of sentences about the one main thought, आइडिया और अ पॉइंट। तो ये हमारे पास होता है पैराग्राफ। सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है कि पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होती है अबाउट द वन मेन थॉट, आइडिया एंड पॉइंट। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ना ऐसे कंक्लूजन को और बाकी चीज़ों को भी देख लेना चाहिए, अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाए फिर। देखिए पैराग्राफ करेक्ट आंसर है, लेकिन हम ये तो हमें पता चल गया, बाकी जो है ना उसको देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी है कि पैराग्राफ की एग्जाम्पल इस तरह से होगी। ऐसे हमारे पास इज अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग दैट कंटेन्स मल्टीपल पैराग्राफ। ऐसे के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स आते हैं और कंक्लूजन समराइज जो समरी होती है, जो भी किसी का हम कंक्लूड करते हैं ओवरऑल। और इंट्रोडक्शन तो आप सबको पता होगा कि जो स्टार्टिंग में राइटिंग होती है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, या कोई बैकग्राउंड हम बता दें वो भी इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस अबाउट द वन मेन थॉट। अभी हमने पढ़ा तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। ईच एंड एवरी स्टूडेंट लिविंग इन दिस बिल्डिंग डैश फॉर द न्यू फैसिलिटी बाय द नेक्स्ट ईयर। तो होप्स आएगा यहाँ पे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट यहाँ पे सिंगल है ना, सिंगल सेंटेंस, सिंगल हमारे पास सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस सूरत हाल में हम यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे उसके साथ होप्स लगा रहे हैं। ठीक है, होप यहाँ पे एस का यूज़ कर रहे हैं, ई एस नहीं, जस्ट एस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना सिंगल है। यहाँ पे हमने एस या फिर ई एस लगाना है, लेकिन हमने डिसाइड खुद करना है एस कहाँ लगना है, ई एस कहाँ लगना है। नेक्स्ट वन देखिए। डैश कैन बी अचीव्ड बाय द अरेंजिंग द सेंटेंस इन द लॉजिकल ऑर्डर। तो जो कोहरेंस होती, कोहरेंस बोलते हैं किसी के जो किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मजबूती और उसके अंदर जो फिटनेस होती है ना उसको कोहरेंस बोलते हैं। कैन बी अचीव्ड बाय द अरेंजिंग द सेंटेंस इन द लॉजिकल ऑर्डर। तरतीब के साथ सेंटेंस को ऑर्डर करने में ही कोहरेंस आती है हमारे पास। और बाकी ऑप्शंस भी हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको देखते हैं कि वो किस लिए होते हैं। ओके ये देखिए, कोहेरेंस रेफर्स टू द क्लैरिटी, लॉजिकल फ्लो, आइडियाज ऑफ राइटिंग व्हेन द सेंटेंस एंड अरेंज इन द लॉजिकल ऑर्डर द रीडर कैन इजीली फॉलो द अंडरस्टैंड। अच्छा ये तो बात हो गई उसकी कोहेरेंस की, और ये एग्जांपल भी दे दी है। लेकिन बाकी जो टॉपिक है हमारे पास रेफर्स टू द सब्जेक्ट डिस्कशन नॉट अ लॉजिकल अरेंजमेंट। ये टॉपिक तो कोई भी हो सकता है, उसके अंदर कोई लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं होगी। और यूनिटी क्या है, इंश्योर्स ऑल द सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ सपोर्ट द मेन आइडिया। मतलब कि जो हमारा टॉपिक है ना उससे हट के ना हम हो जाए, जो बाकी जितनी भी हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पैराग्राफ के अंदर वो हमारे टाइटल को ज़रूर डिफाइन कर रही हो, टाइटल से हट के ना हो बिल्कुल भी। बट द कोहेरेंस फोकसेस ऑन द लॉजिकल फ्लो। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, इज अ जनरल एंड डज नॉट स्पेसिफिकली रेफर टू द लॉजिकल अरेंजमेंट। तो ये तीनों टर्म्स का आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपके पास है, कोहेरेंस कैन बी अचीव्ड बाय अरेंजिंग द सेंटेंस इन द लॉजिकल ऑर्डर। कोहेरेंस का लॉजिकल ऑर्डर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये याद रख लें बस। अब प्रोनाउन, अभी हमने पढ़ा कि जो नाउन की जगह पे यूज होगा वो प्रोनाउन होगा, एंड इट्स एंटीडिसेंट नाउन मस्ट एग्री इन द जेंडर, पर्सन, नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, सबको उसने कवर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ टॉपिक सेंटेंस कंटेन्स अ टॉपिक एंड अ डैश। तो टॉपिक का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर टॉपिक तो होगा और उसके साथ एक कंट्रोलिंग आइडिया भी होगा, और बाकी इम्बेडेड आइडिया। और इन दोनों में कंट्रोलिंग और इम्बेडेड आइडिया का थोड़ा सा देख लेते हैं ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कि देखिए अ टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना हमारे पास, टॉपिक का जो सेंटेंस होता है इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड इंक्लूडिंग द कंट्रोल। उसके अंदर कंट्रोलिंग आइडिया भी होता है दैट स्पेसिफाइज व्हाट द पैराग्राफ विल फोकस ऑन डेवलप फर्दर। मजीद जो हमने करना है वो उसके ऊपर फोकस करता है। द कंट्रोलिंग आइडिया गाइड्स द सपोर्टिंग सेंटेंस टू स्टे रेलिवेंट टू द मेन टॉपिक। अपने टॉपिक पे ही रेलिवेंट रहना है, इरेलीवेंट नहीं हो जाना। तो अगर एग्जाम्पल से समझें,
एक हमारे पास टॉपिक है जैसे रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड इनहेंसिंग द मूड। ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इसमें टॉपिक जो हमारे पास है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, और इसका जो कंट्रोलिंग आइडिया है कि इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ। अब आगे समझ, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। और इम्बेडेड आइडिया क्या होता है? दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज द टर्म इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बस इस इन्होंने जीपीटी ने यही बताया कि ये उसका आंसर नहीं बन रहा, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया। लेकिन हमें समझ में आ गया कि हमारा कंट्रोलिंग आइडिया क्या है और मेन टॉपिक क्या है हमारा। By using the dash, you guide your teacher, your reader, and make it easier for him, her to follow the writer's idea. By using the transition words, अब transition words को देखते हैं। ओके, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। वो तो कंपाउंड का मुझे पता था, लेकिन ये ट्रांजिशन मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं इसको देख के बताऊंगी। ओके, जल्दी हो जाओ। ओके, ट्रांजिशन वर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेटवर्क स्लो हो गया है, एक सेकेंड न्यू चैट ओपन कर लेते हैं। हाँ, ट्रांजिशन वर्ड्स इसका करेक्ट आंसर है। विल हेल्प द गाइड द रीडर एंड मेक इट इजियर टू फ्लो। एक्सप्लेनेशन हम इसे कह देते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। ट्रांजिशन वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड द लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स। ट्रांजिशन जो वर्ड्स होते हैं ना, वो लिंक करने वाले और कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं। उनका सेकंड नेम ये होता है, जैसे हमारे पास होता है फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर। अगर हमने करना हो कंपेयर और कंट्रास्ट में हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना वो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल मिल गई है ना अब आपको। और बाकी एक सेकेंड में कंपाउंड वर्ड्स को भी मैं सर्च कर लेती हूँ कि कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं। ओके, वो भी एग्जाम्पल से समझ लें आप। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द टू और मोर इंडिविजुअल वर्ड्स। तो ये और तरह वो कंपाउंड सेंटेंस का मैंने बता दिया था कि जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। अच्छा, एंड और का था मैंने पढ़ा था, लेकिन ये जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, ये उस वक्त बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल वर्ड्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, क्रिएट द न्यू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोज कंपाउंड वर्ड्स की हम एग्जाम्पल देखें, बोथ वर्ड्स आर कंबाइंड विदाउट एनी स्पेसेस और हाइफन्स। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, इसके अंदर कोई भी हाइफन नहीं है, और लेकिन ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, नोट भी और बुक भी। जैसे सनलाइट, सनलाइट, तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, द स्टूडेंट्स डैश टू म्यूजिक वाइल द स्टडिंग। स्टूडेंट्स हैं तो प्लूरल है, तो इसके साथ जस्ट लिसन ही आएगा, लिसन्स नहीं आएगा, टू लिसन भी नहीं आएगा, लिसनिंग भी नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिसन आएगा। ग्रामरली, द प्रोनाउन माई, योर एंड देयर आर द डैश केस फॉर्म्स वन, आई एंड यू एंड दे। तो ये जो है ना, माई की, आई की जो है ना, वो माई जो है ना पोजेसिव फॉर्म है। देखिए, एक ये जो है ना, आई माई मी, यू यूअर्स यू, वी आवर अस, ये डिग्रीज होती हैं। तो जो सेंटर वाली होती है ना, वो पोजेसिव होती है। तो ये जो आपको बता रहे हैं ना, माई, यूअर और देयर, ये जो आई, यू और दे हैं, इनकी पोजेसिव फॉर्म्स है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होती है जो बिल्कुल लास्ट में होती है, सब्जेक्टिव जो फर्स्ट में होती है। जैसे आई जो है ना, वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और माई जो है वो पोजेसिव फॉर्म है, और अगर मी होता तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती। समझ आ गई? ये मेरे कहने का मकसद था। यहाँ पे नॉमिनेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है। ये 3 डिग्रीज होती हैं जिसको आपने याद करना होता है। एक पहली सब्जेक्टिव है, सेकेंडली पोजेसिव है, थर्ड वन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज माई डैश वेकेशन प्लान, आई एम गोइंग टू द सैन फ्रांसिस्को फॉर अ वीक। तो फाइनल, दिस इज माई फाइनल वेकेशन प्लान। फाइनली नहीं आएगा, फाइनल आएगा यहाँ पे। कुछ ग्रामर्स हैं वो आपने ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि इस पेपर में ग्रामरली एमसीक्यूज बहुत आएंगे। रीड द cause in the situation and choose the effect. I ran as fast as I could, passing all the other runners in the race. I was not even tired either. I won the race. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आपने ज़रूर खुद देख लेने हैं एमसीक्यूज। इस तरीके से मेरा मकसद था कि मैं आपको बता दूं कि ये फाइल इंपॉर्टेंट है और आपने ऐसे ऐसे करके जानी है। ठीक है, टाइम बहुत लग जाएगा अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे। गुड लक फॉर एग्जाम्स। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। दुआओं में याद रखें। ऑल द बेस्ट।